हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं महिला पर्यवेक्षक में पार्ट 1 को, जिसमें हम अभी तक 1000 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। पूरी सीरीज 1600 क्वेश्चंस की है। यदि फ्रेंड्स आपको हमारी ये सीरीज चाहिए है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए एग्जाम की डेट। हम आपके लिए 1600 क्वेश्चन सारे कमेंट करके आपको लिंक दे देंगे, क्योंकि बहुत धीरे धीरे से सॉल्व होंगे। 200 क्वेश्चन पर डे आएंगे, तो इसके लिए थोड़ा टाइम लग जाएगा। यदि आपको जल्दी चाहिए 1600 क्वेश्चन, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए आपके एग्जाम की डेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि फ्रेंड्स आपको हमारा चैनल थोड़ा सा भी यूजफुल लगता है वीडियो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 1000वां। सर्वाधिक ओमेगा 3 पाया जाता है किसमें? जो अलसी का तेल होता है इसमें सबसे ज्यादा ओमेगा 3 किसमें पाया जाता है? अलसी के तेल में पाया जाता है। आ से ओमेगा, आ से अलसी। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? क्वासियोरकर और मरासमस दोनों बीमारी किससे होती हैं? प्रोटीन की कमी से होती हैं। गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा हो जाएगा? जो गेहूं है इसमें पाया जाने वाला प्रोटीन होता है हमारा ग्लूटेन। क्या होता है? ग्लूटेन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होता है? तो एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करने वाला विटामिन और हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है विटामिन ई। कौन सा है? ई। ये क्या करता है? एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। विटामिन सी की कमी से होने वाली समस्या कौन सी है? जो विटामिन सी है इसकी कमी से स्कर्वी हो जाती है, घाव भरने में देरी होती है और एनीमिया हो जाती है। उपयुक्त तीनों ही इसके सही आंसर हो जाएंगे। प्रोटीन की कमी से या शरीर में प्रोटीन की मात्रा मापने के लिए किसका स्तर जांचना चाहिए? यदि हमें प्रोटीन की मात्रा को मापना है, शरीर में कितना है, तो हमें किसका स्तर जांचना पड़ेगा? तो जो नाइट्रोजन है उसका, क्योंकि जो हमारे प्रोटीन होता है अमीनो अम्ल से बना होता है, इसलिए नाइट्रोजन की मात्रा को ज्ञात करते हैं प्रोटीन की मात्रा को मापने के लिए। किस विटामिन की कमी के कारण जीभ पर छाले पड़ जाते हैं? जीभ पर छाले हो जाते हैं विटामिन सी की कमी से। किससे? विटामिन सी की कमी होगी, मुंह में जीभ में छाले हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किससे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो रक्षा करने वाला पदार्थ है, रक्षात्मक पदार्थ है, ये हो जाएंगे हमारे विटामिन। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने लगती है। इसका कारण क्या है? तो हम बहुत देर तक काम करते हैं, थकान होती है। इसका मेन कारण क्या होता है? लैक्टिक एसिड का संचय। जो हमारी हड्डियां होती हैं, जॉइंट होते हैं, इसमें लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, जिससे थकान महसूस होती है। किटिनता या बेमनता की डैश की कमी से होता है। जो किटिनता होती है किसकी कमी के कारण होती है? तो आयोडीन की कमी के कारण होती है किटिनता या बेमनता। कुपोषण के प्रकार कौन से होते हैं? जो कुपोषण होता है, हम सामान्य से अधिक खाना खाएंगे तो कुपोषण हो जाएगा, और सामान्य से कम खाना खाएंगे तब भी कुपोषण हो जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा टीबी को किस वर्ष तक समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? केंद्र सरकार ने बोला है कि हम 2025 तक टीबी को क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। 2025। राष्ट्रीय आयुष मिशन कब शुरू किया गया था? राष्ट्रीय आयुष मिशन है, इसकी शुरुआत की गई थी सितंबर 2013 को। कब? सितंबर 2013 को आयुष मिशन की शुरुआत की गई थी। देखो 3 कैसे बनता? 13 आयुष, तो 13 से शुरुआत की गई है, सितंबर 2013 से शुरुआत की गई है राष्ट्रीय आयुष मिशन की। राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम को किस वर्ष तक राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में परिवर्तित किया गया था? तो जो राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम है इसको बदलकर राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम कर दिया गया है 1958। कब है? 1958 को कर दिया गया। और 1955 में क्या था? फाइलेरिया। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, इसको पूर्व में जाना जाता था इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के नाम से। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के नाम से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को जाना जाता था। वह स्त्री जो एक बार गर्भवती हुई है तथा वह जीवित शिशु को जन्म दिया है, उसे क्या कहा जाएगा? मतलब कोई स्त्री है जो कि एक बार गर्भवती हुई है और उसने जीवित बच्चे को जन्म दिया है, तो उसे कहा जाता है पाइमी पैरा। क्या कहा जाएगा? पाइमी पैरा कहा जाएगा। पाइमी पैरा।
गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा होता है? गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए जो हार्मोन जिम्मेदार होता है उसे कहा जाता है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन। मासिक धर्म के दौरान होने वाली पीड़ा को क्या कहा जाता है? जो मासिक धर्म में होने वाली जो पीड़ा होती है उसे कहा जाता है डिस्मेनोरिया। क्या है? डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया कहा जाता है जो पीड़ा होती है, डिस्मेनोरिया। सब में डेस्क पर लेट जाती हैं लेडीज, है ना, डिस्मेनोरिया इसे कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस अवस्था में मां को स्तनपान नहीं कराना चाहिए? तो हर्पीज वायरस यदि माँ को है, गर्भवती माँ को, या जो धात्री माता है उसको यदि हर्पीज है तो उसे स्तनपान नहीं कराना चाहिए। प्रसूतिक संकट अवस्था का उदाहरण क्या है? जो प्रसूतिक संकट अवस्था है इसके अंतर्गत आता है हमारा गर्भाशय का फटना। प्रसूतिक संकट अवस्था है गर्भाशय का फटना। सामान्य प्रसव को क्या कहा जाता है? जो सामान्य प्रसव होता है इसको कहा जाता है यूटोरिया। क्या है? यूटोरिया सामान्य प्रसव होता है। और यदि सिजेरियन कहा जाता है उसे क्या कहा जाता है? डिस्टोरिया कहा जाता है, डिस्टोरिया। और सामान्य प्रसव यूटोरिया। कौन आंगनबाड़ी का लाभार्थी नहीं है? तो आंगनबाड़ी के अंतर्गत किसको लाभ नहीं दिया जाता? गर्भवती महिलाओं को लाभ दिया जाता है, स्तनपान कराने वाली माताओं को दिया जाता है, बच्चों को दिया जाता है, लेकिन वरिष्ठ नागरिक हैं उनको नहीं दिया जाता। वरिष्ठ नागरिकों को इसके अंतर्गत लाभान्वित नहीं किया जाता। गर्भ अवस्था में आयोडीन की कमी के प्रभाव में सम्मिलित होता है। जो गर्भावस्था है इसमें यदि आयोडीन की कमी हो जाती है तो क्या होगा? भ्रूण की मासिक मंदता एवं जन्मजात असमानताएं आ जाएंगी। भ्रूण की मासिक मंदता एवं जन्मजात असमानताएं उत्पन्न होंगी। डीएनए तथा कोशिका झिल्ली के निर्माण में कौन से खनिज की आवश्यकता होती है? डीएनए को और जो कोशिका झिल्ली होती है उसके निर्माण करने के लिए हमें फास्फोरस की आवश्यकता होती है। किसकी होती है? फास्फोरस की आवश्यकता होती है। हमारी जो झिल्ली होती है वो क्या होती है? फुरफुरी सी होती है ना डीएनए की। और कोशिका झिल्ली कैसी होती है? फुरफुरी होती है, फ्रेश होती है। तो फास्फोरस की आवश्यकता होती है, सिंपल सी बात है। अब दो कथन दिए गए हैं, कथन ए और कथन बी, और हमें बताने हैं इनमें से सही कौन सा है ना। नीचे दिए गए विकल्पों में से उत्तर का चयन करना है हमें सही। तो पहला आता है महिला की लंबाई और पूर्व गर्भावस्था वजन के आधार पर गर्भवती महिला के शरीर के वजन में 11 से 15 किलोग्राम की वृद्धि होती है। तो ये क्या बोल रहे हैं, सही है क्या? ओके, ठीक है। दूसरा, गर्भावस्था के दौरान ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, थायरॉक्सिन, एंडोस्टेरोन, पैराथार्मोन का स्तर बढ़ जाता है। तो ये भी गलत है, ये तो गलत है। गर्भावस्था के दौरान ऐसा कुछ नहीं होता। गर्भावस्था की में पहला सही है कि इसमें लंबाई, गर्भावस्था के वजन के आधार पर गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके शरीर का वजन 11 से 15 किलोग्राम तक बढ़ जाता है। लेकिन इसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, थायरॉक्सिन, एंडोस्टेरोन और जो पैराथार्मोन होते हैं इनका स्तर बढ़ जाता है। ये गलत हो जाएगा। एक सही है लेकिन बी गलत है। बच्चों में मरासमस रोग डैश की गंभीर कमी के कारण होता है। यदि व्यक्ति में क्या हो गया? मरासमस हो गया है, मतलब उसमें प्रोटीन की कमी है और एनर्जी की कमी है। प्रोटीन और कैलोरी की कमी के कारण किसी बच्चे में क्या होता है? मरासमस हो जाता है। सबला योजना जो कि महिलाओं एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है, लागू होती है निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो सबला योजना है, इसके अंतर्गत कौन लाभार्थी होता है? तो 11 से 18 वर्ष के मध्य आयु की सभी लड़कियां इसके अंतर्गत शामिल होती हैं। सबला योजना जो कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही है, भारत सरकार की योजना है। इसमें 11 से 18 वर्ष तक की जो महिलाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, वो इनके अंतर्गत लाभान्वित की जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर के लिए नए ऊतकों की वृद्धि करने के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो हमारे नए पोषक तत्व या नए ऊतक कौन बनाता है? प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन में किस में रिच होता है? पनीर में प्रोटीन ज्यादा होता है। विटामिन क्या होते हैं? जो विटामिन होते हैं वो कोई काम करते हैं शरीर में जाके? करते हैं कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं? विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं। कार चलाते हैं हमारे शरीर में जाके। विटामिन क्या करते हैं? कार चलाते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं। आयरन तत्व किसका निर्माण करते हैं? जो आयरन तत्व होते हैं वो हमारे रुधिर को बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रुधिर बनाते हैं। आरबीसी का निर्माण करते हैं आयरन। इसलिए आयरन की कमी से क्या हो जाती है? एनीमिया बीमारी हो जाती है। और एनीमिया में क्या कम हो जाता है? आरबीसी कम हो जाती हैं।
न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद क्या होते हैं? जो न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद होते हैं, न्यूट्रा मतलब पोषक तत्व और सूटिकल्स मतलब उत्पाद, जो हमारे ऐसे पोषक तत्व जिनमें न्यूट्रास्यूटिकल होंगे, पोषक होंगे और औषधि प्रभाव होगा। तो पोषक और औषधि प्रभाव होने का न्यूट्रास्यूटिकल्स में। थायरोक्सिन के उत्पादन के लिए जल में किसकी उपस्थिति आवश्यक होती है? थायरोक्सिन के उत्पादन के लिए जल में क्या होना चाहिए? आयोडीन होना चाहिए पर्याप्त मात्रा में, और किटनीता भी आयोडीन की कमी से होती है। नेक्स्ट आता है, जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है। इनमें से 15 धातुएं होती हैं जिनमें जो प्रभुत मात्रा में आवश्यक होती हैं। तो जो हमारे शरीर में 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, 15 धातु होती हैं, जिनमें से मुख्य कौन कौन सी हैं? पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आवश्यक होता है हमारे शरीर के लिए। निम्नलिखित में से क्या आंतों के जीवाणुओं द्वारा संशोधित होता है? तो जो जीवाणु होते हैं वह किसका संश्लेषित करते हैं, किसको बनाते हैं? ताकि मिलके बिल्कुल एकदम संशोधन करके संश्लेषण करेंगे तो विटामिन B12 का, किसका? विटामिन B12 का हमारे आंतों के जो जीवाणु होते हैं निर्माण करते हैं। केला, जो कि एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ है, इसमें प्रति 100 ग्राम में कितनी एलर्जी हो, मतलब एनर्जी वगैरह होगी? तो इसमें होती है 216, आई थिंक 116 किलो कैलोरी होती। कितनी होती है? 116 किलो कैलोरी होती है 100 ग्राम में। 116 किलो कैलोरी होती है। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सबसे ज्यादा होगी। तो भोजन में किसकी प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सबसे ज्यादा होती है? तो ये होती है बसा की। किसमें? भोजन में बसा सबसे ज्यादा होता है, बसा में सबसे ज्यादा कैलोरी होती है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 से जुड़ी पहल कौन सी नहीं है ना? तो 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया था। इसके माध्यम से रोगी कल्याण समिति बनाई गई थी। ANM कार्यकर्ता का प्रशिक्षण इसके अंतर्गत आता है, और जन सुरक्षा योजना भी इसके अंतर्गत आती है। लेकिन मिड डे मील योजना है वो इसके अंतर्गत नहीं आती। रोगी कल्याण समिति आती है, ANM कार्यकर्ता का प्रशिक्षण आता है, और जन सुरक्षा योजना भी इसके अंतर्गत आती है, जिसमें व्यक्ति की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी जैसे उनका परीक्षण, बीमारी, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट, दवा और उपचार का विवरण होता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है आयुष्मान कार्ड। क्या कहा जाता है? आयुष्मान कार्ड कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी होती है, उनका परीक्षण, बीमारी, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट, दवा, उपचार, सबका विवरण होता है आयुष्मान कार्ड में। ऑस्टियोमलेशिया जो होता है, यह रोग प्रण में किसकी कमी के कारण होता है? जो ऑस्टियोमलेशिया बीमारी है यह होती है विटामिन डी की कमी से। क्या? विटामिन डी और कैल्शियम की कमी हो जाती है इसमें। आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड की नोडल एजेंसी कौन सी है? तो आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड की जो नोडल एजेंसी है उसका नाम है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड की नोडल एजेंसी है। संजीवनी 108 क्या है? संजीवनी 108 होती है निशुल्क एम्बुलेंस सेवा। क्या है? निशुल्क एम्बुलेंस सेवा का नाम है। एक वर्ष में कितनी बार दस्तक अभियान चलाया जाता है? तो एक वर्ष में 2 बार दस्तक अभियान चलाया जाता है। मदर्स एब्सोल्यूट अटेंशन माँ क्या है? तो मदर्स एब्सोल्यूट अटेंशन जो कार्यक्रम है यह कुपोषण की रोकथाम हेतु स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए चलाया गया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2017 का लाभ केवल किनको मिलता है? जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है 2017 के तहत लाभ किसको दिया जाता है? प्रथम 2 जीवित बच्चों पर दिया जाता है। कितना? प्रथम 2 जीवित बच्चों पर दिया जाता है। निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो सहायक आहार कारक कौन से हो जाएंगे जो सहायता करते हैं आहार के लिए? ये हो जाएंगे हमारे विटामिन। क्या है? विटामिन हैं। मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 के अनुसार महिला कर्मचारियों को अवकाश बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 में जो महिलाएं हैं इनके लिए पहले अवकाश दिया जाता था
24 सप्ताह कर दिया जाता था, लेकिन अभी वर्तमान में इसको 26 सप्ताह कर दिया गया। कितना? 26 सप्ताह कर दिया गया है। लालिमा अभियान में सम्मिलित नहीं है, तो लालिमा अभियान है कुपोषण से रिलेटेड है, ये एनीमिया को कम करना है। इसके अंतर्गत कौन शामिल नहीं होता? लोक स्वास्थ्य शामिल होता है, आयुष, स्कूल शिक्षा इसके अंतर्गत आती है, और महिला बाल विकास भी आता है, लेकिन वित्त मंत्रालय इसके अंतर्गत काम नहीं करता। थायराइड और एड्रिनल ग्रंथि किसके द्वारा स्त्रावित होती है? जो थायराइड और जो एड्रिनल ग्रंथि है किसके कारण होती है? तो यह संबंधित है, स्त्रावित करती है पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित करती है हार्मोन्स को। कलश का अमृत कलश योजना कब शुरू किया गया था? जो अमृत कलश योजना है इसकी शुरुआत हुई है 2019 से। कब? 2019 से अमृत कलश योजना की शुरुआत की गई है। किशोर अवस्था में व्यक्ति में किस प्रकार के विकास होता है? जो किशोर अवस्था है इसमें मानसिक विकास होता है, संवेदनात्मक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है, उपयुक्त तीनों विकास होते हैं। सांस अभियान का संबंध किसका है? तो सांस अभियान का संबंध है निमोनिया से। किस्सा है, किस्सा तो निमोनिया से संबंधित है सांस अभियान। किस्सा है सांस का, निमोनिया का। पीड़ित माँ से उसके शिशु में किसके द्वारा HIV हो सकता है? तो जो पीड़ित माँ है उसके शिशु से कैसे? दूध के द्वारा उसको, बच्चे को क्या हो सकता है? HIV हो सकता है। सभी लक्षण सामान्य रहने पर जनन अक्षमता की संभावना 100% किस उम्र में होती है? तो सभी लक्षण सामान्य रहेंगे, जनन अक्षमता किस समय सबसे ज्यादा हो जाएगी? तो ये होगी यदि 45 से ऊपर आयु है तो जनन क्षमता प्रभावित होगी। मिड डे मील और पोलियो अभियान कब प्रारंभ किया गया था? मिड डे मील और जो पोलियो अभियान है 1995 को प्रारंभ किए गए। कब? 1995 को। निकोटिनामाइड किसका एक नाम है? जो निकोटिनामाइड है यह नाम है नियासिन का। किसका? नियासिन का। निकोटिनामाइड नियासिन का एक नाम है। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य अभियान ममता अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो मध्य प्रदेश में चल रहा जो स्वास्थ्य अभियान ममता अभियान है इसकी ब्रांड एम्बेसडर है माधुरी दीक्षित। कौन है? माधुरी दीक्षित इसकी ब्रांड एम्बेसडर है। कुष्ठ, क्षय, मलेरिया, अंधत्व के नियंत्रण के लिए चलाया जाने वाला कार्यक्रम कौन सा है? तो कुष्ठ, क्षय रोग और मलेरिया, अंधत्व के नियंत्रण को चलाया जाने वाला जो अभियान है उसे कहा जाता है आस्था। क्या कहा जाता है? आस्था कहा जाता है। निश्चय योजना किससे संबंधित है? निश्चय योजना है इसका संबंध हो जाएगा हमारे टीबी से। किससे है? टीबी उन्मूलन से संबंधित है। खसरा, रुक जाइए, खसरा रोग होता है इसके प्रारंभिक चरण शरीर के किस भाग पर दिखाई देते हैं? जो खसरा बीमारी है इसमें जो प्राथमिक लक्षण होते हैं कान के पीछे चकत्ते आ जाते हैं। क्या जाते हैं? कान के पीछे चकत्ते आ जाते हैं। भारत में निम्नलिखित सूक्ष्म पोषक पदार्थों की कमी का उच्च चलन बताइए। तो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं इसके अंतर्गत कौन सी कमी आ जाएगी? देखते हैं हम कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी हो जाती है। प्रोटीन कम हो जाता है, नहीं होता। विटामिन ए होता है और विटामिन डी होता है। विटामिन ए और विटामिन डी इसके अंतर्गत कम हो जाता है जो सामान्य है भारत में। निम्नलिखित में कौन बच्चों में पीईएम का कारण बनता है? पीईएम का कारण क्या बनता है? तो मातृ कुपोषण। मातृ कुपोषण पीईएम का कारण बनता है। भारत में पोषक तत्वों की कमी से सर्वाधिक रूप में पाई जाने वाली बीमारी कौन सी है? तो पोषक तत्वों की कमी से होने वाली जो सबसे ज्यादा बीमारी है वो होती है ऊर्जा प्रोटीन कुपोषण। ऊर्जा प्रोटीन कुपोषण जो कि हमारे भारत में सबसे ज्यादा होती है। जब बच्चों की वृद्धि तीव्र से बाधित हो जाती है, उनके शरीर पर कम उपचर्म, वसा और मांसपेशियां होती हैं, ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? जब बच्चे की वृद्धि तीव्रता से बाधित हो जाएगी, शरीर पर
कम उपचर्म बशा होगी और मांसपेशियां भी कम होती हैं। ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सूखा रोग। क्या कहा जाता है? सूखा रोग। मतलब पूरा सूख गया है, बेचारा चिपक गया है। वजन त्योहार 2022 का आयोजन कब से कब तक किया गया था? मतलब वजन नापा गया था सबका। ये त्योहार मनाया गया था 1 अगस्त से 13 अगस्त तक। 1 अगस्त से 13 अगस्त तक मनाया गया था। एक आएगा, वो अपना वेट करेगा, फिर 13 और आएंगे, वो अपना वेट चेक करेंगे। वजन त्योहार 2022 में कब मनाया गया था? 1 अगस्त से 13 अगस्त के बीच में मनाया गया था। अपोषण पदार्थ जो कि खाद्य पदार्थों में उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? अपोषक पदार्थ है, मतलब ये खाने लायक नहीं है लेकिन फिर भी मिलाए जा रहे हैं, उन्हें क्या कहा जाएगा? फूड एडिटिव्स। क्या कहा जाता है? फूड एडिटिव्स कहा जाता है। राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम की निगरानी उन्मूलन प्रक्रिया को सही क्रम में लगाइए, है ना। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहला होता है मूल्यांकन निगरानी प्रक्रिया के लिए मूल सूचकांकों का निर्धारण करना। ओके, पहला हो गया। फिर सूत्रों के बारे में जानकारी एकत्रित करना, दूसरा हो गया। फिर क्या करेंगे हम? विश्लेषण के लिए संरचना का विकास करेंगे। ओके। फिर नमूने, प्रवृत्ति और संभावित व्याख्या की पहचान की जाती है और उपलब्धियों और परिणाम के बारे में लिखना। ये सही हो जाएगा। पहले क्या करते हैं? मूल्यांकन निगरानी प्रक्रिया के लिए मूल सूचकांकों का निर्धारण किया जाता है, फिर सूत्रों के बारे में जानकारी एकत्रित की जाती है, विश्लेषण के लिए संरचना का विकास किया जाता है, नमूने, प्रवृत्ति, संभावित व्याख्या की पहचान की जाती है और उपलब्धियों और परिणामों के बारे में लिखना होता है। बच्चों के शारीरिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या होगा? तो बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारक होता है उनका पोषण। क्या होता है? पोषण सबसे महत्वपूर्ण होता है। पोषण क्या है? तो पोषण क्या कहा जाता है? एक प्रक्रिया जिसमें शरीर के सभी भाग सभी जैव कार्यों के लिए पदार्थ प्राप्त करता है और उनका उपयोग करता है, उसे पोषण कहा जाता है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें शरीर के सभी भाग सभी जैव क्रियाओं के लिए पोषण या पदार्थ प्राप्त करते हैं, उनका उपयोग करते हैं, उन्हें पोषण कहा जाता है। विटामिन B5 की कमी से कौन सा होगा? ये टी नहीं है, बी है ना। विटामिन B5 के कारण कौन सी बीमारी हो जाएगी? डेमेटाइटिस। क्या हो जाएगी? डेमेटाइटिस हो जाएगी B5 से। भोजन के लिए गैर पोषणीय घटक कौन सा होगा जो कि पोषण नहीं कर सकता? तो ये हो जाते हैं हमारे वर्ण यौगिक, जल और रेशे। ये हमारे शरीर को कोई पोषण नहीं देते, ये बस सहायक होते हैं। नेक्स्ट आता है 5 खाद्य समूह पद्धति बताइए। जो 5 खाद्य समूह पद्धति है उसके अंतर्गत अनाज, सब्जी, फल, डेयरी उत्पाद और प्रोटीन आता है। अनाज, सब्जी, फल, डेयरी उत्पाद और प्रोटीन इसके अंतर्गत आता है। पोषणिक स्थिति का वर्गीकरण किया जाता है। जो पोषणिक स्थिति है इसका वर्गीकरण कैसे करते हैं हम? अनुकूलतम और अल्पतम। अनुकूल होगा या फिर अल्प होगा, अनुकूलतम और अल्पतम के रूप में किया जाता है। कुपोषण मानव शरीर में विभिन्न रक्षा प्रणाली पर विपरीत प्रभाव डालता है। तो कुपोषण हमारे शरीर में क्या करता है? विपरीत प्रभाव डालता है। किसमें? प्रतिजैविक निर्माण में, ऊतक अखंडता में, फैगोसेटिक क्रिया में, उपयुक्त सभी में। कुपोषण मानव शरीर में विभिन्न रक्षा प्रणाली पर विपरीत प्रभाव डालता है, प्रतिजैविक निर्माण में, ऊतक अखंडता में और फैगोसिटिक क्रिया में, उपयुक्त सभी में। उच्च प्रोटीन आहार दिया जाता है। जो उच्च प्रोटीन आहार हम किस में देते हैं? कुपोषण में दिया जाएगा। किसी व्यक्ति को जब कुपोषण हो जाएगा तो दे देंगे। वेस्टिंग बच्चों में किसके माप कारण होती है? जो वेस्टिंग होती है मतलब आयु के अकॉर्डिंग, उनकी जो एज है उसके अकॉर्डिंग का वेट कम है, तो इसे वेस्टिंग कहा जाता है। और ये किसके कारण होती है? ये होती है प्रोटीन की कमी से। कैसे? प्रोटीन की कमी से होती है वेस्टिंग। महिलाओं में कुपोषण के कारण क्या होंगे? महिलाओं में कुपोषण के मुख्य कारण होते हैं 20 वर्ष से पहले गर्भाधान होना, किशोरियों की अपर्याप्त देखभाल, प्रसव के बाद देखरेख न होना, उपयुक्त सभी महिलाओं में कुपोषण के कारण होते हैं।
वजन में होने वाली मासिक बढ़ोतरी जन्म से 6 माह तक लगभग प्रति माह कितनी होती है? तो इसमें होती है 500 से 600। वजन में होने वाली जो मासिक बढ़ोतरी होती है जन्म से 6 माह तक 500 से 600 ग्राम प्रति माह होती है। MUAC टेप में लाल रंग किसका लेवल बताता है? जो MUAC है यह टेप में लाल रंग बताता है किसके? अति कुपोषण के। क्या अति कुपोषण को बताता है। विश्व का ऐसा देश जिसने परिवार कल्याण का राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया है, तो परिवार कल्याण का राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करने वाला हमारा भारत देश पहला होगा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है जो कि तनावपूर्ण परिस्थितियों में उत्पन्न होता है, जो मानव यकृत में ग्लाइकोजेनेसिस को उत्तेजित करता है? इसे कहा जाता है हमारा एड्रेनलिन। एड्रेनलिन हार्मोन है जो कि तनावपूर्ण परिस्थितियों में उत्पन्न होता है, मानव यकृत में ग्लाइकोजेनेसिस को बढ़ा देता है। माता का शरीर विशेष जीवन आधारित तंत्रों के माध्यम से गर्भस्थ शिशु को पोषण तत्वों की आपूर्ति देता है। वह तंत्र कौन सा हो जाएगा? उसे कहा जाता है हमारा उल्व तरल या फिर जो इम्यूनिटिक फ्लूइड होता है वो इम्यूनिटिक फ्लूइड और अपरा और नाभि की रज्जु उपयुक्त सभी इम्यूनिटिक फ्लूइड भी इसमें उत्तरदायी होता है। चर्म रोग में सहायक विटामिन के रूप में किसे जाना जाता है? जो चर्म रोग होता है इसमें सहायक विटामिन होता है विटामिन सी। क्या होता है? विटामिन सी, जो कि चर्म रोग में सहायक विटामिन है। पहला वैज्ञानिक रूप से स्वीकृत किया गया टीका कौन सा है? सबसे पहले बनाया गया टीका वो हो जाएगा हमारा चेचक का टीका। कौन सा? चेचक का टीका। कौन सा विटामिन गर्भवती महिलाओं में अस्थि मृदुता और बच्चों में सूखा रोग का कारण भी बनता है? तो अस्थि मृदुता और सूखा रोग का कारण बनता है, ये हो जाएगा हमारा विटामिन डी। एक खनिज जो कि अस्थि और दांतों के अच्छे विकास के लिए जरूरी है, कैल्शियम। किस वर्ष में सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की गई थी जिसके सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली का स्थान ले लिया था? तो किस वर्ष सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की गई थी जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली का स्थान ले लिया था? ये प्रारंभ की गई थी 1997 में। कब? 1997 में इसको प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट आती है बे अमीनो अम्ल जो अपरिहार्य हैं और शरीर में संश्लेषित नहीं होते, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है आवश्यक अमीनो अम्ल। ये हमारे शरीर के लिए अपरिहार्य हैं और संश्लेषित नहीं होते, आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। डैश की पर्याप्त मात्रा वाला आहार सामान्य गर्भावस्था के लिए उपयुक्त होता है? तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा? प्रोटीन, विटामिन, खनिज और कार्बोहाइड्रेट वसा की पर्याप्त मात्रा वाला आहार सामान्य गर्भावस्था के लिए उपयुक्त होता है। प्रोटीन, विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट और वसा। ICDS योजना के परिधीय कार्यकर्ता कौन है? तो परिधि पे काम करने वाले हैं। जब हम नीचे स्तर पर ICDS में जो परिधीय कार्यकर्ता हैं उसके अंतर्गत आते हैं हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। कौन से? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। आंगन में परिधि लगा दी, ICDS की परिधि कार्यकर्ता है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। लैक्टोकर्मन क्या है? तो लैक्टोकर्मन यह एक प्रकार का प्रोटीन है। क्या है? लैक्टोकर्मन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन। नर प्रजनन तंत्र के कौन से अंग में मुख्य आनुवांशिक सामग्री पाई जाती है? जो नर प्रजनन तंत्र होता है उसमें जो मुख्य आनुवांशिक सामग्री पाई जाती है वो पाई जाती है उनके शुक्राणु में। किसमें? शुक्राणु में पाई जाती है। निम्नलिखित में किस रोग को एंटीबायोटिक द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता? मतलब बैक्टीरिया से नहीं हुआ है, सिंपल। तो ये हो जाएगा हमारा खसरा। खसरा वायरस से होता है और एंटीबायोटिक से इसको ठीक नहीं किया जा सकता। नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किस रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है? ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन है, ये लगाई जाती है टेटनस, डिप्थीरिया और पर्ट्यूसिस के लिए, कुकर खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया के लिए।
शिशुओं के शरीर में क्या जीवाणुओं में वृद्धि को बढ़ा देता है? जीवाणुओं की वृद्धि को कौन बढ़ा देता है शिशुओं के शरीर में? तो ये होता है लैक्टोज। किसको बढ़ाता है? जीवाणुओं की वृद्धि को बढ़ा देता है लैक्टोज। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा? अच्छी मात्रा में पोटेशियम। क्या लेना पड़ेगा? पोटेशियम लेना पड़ेगा कि भाई वो नियंत्रित रहे, प्रोटोकॉल में रहे। पोटेशियम लेना पड़ता है। इंटरफेरॉन को प्रयोग में किया जाता है किसके नियंत्रण के लिए? जो इंटरफेरॉन्स होते हैं उनको क्यों प्रयोग किया जाता है? कैंसर को नियंत्रण करने के लिए। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिर्स्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है? तो अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आती है हमारे अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी? अग्नाशय ग्रंथि आती है, पैनक्रियाज। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नहीं है? तो कौन से प्रोटीन के अंतर्गत नहीं आता? केराटिन है, फाइब्रिन है, कोलेजन है। लेकिन जो हमारा ऑक्सीटोसिन है ये तो हार्मोन होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, ये प्रोटीन नहीं होता। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो जो थायराइड ग्रंथि है उसको थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन हो जाएगा हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH, जो कि पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। एंजाइम्स रासायनिक रूप से क्या होते हैं? जो एंजाइम्स होते हैं वो होते हैं लिपिड। नहीं होते एंजाइम्स, प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन ही होते हैं। माता के दूध में प्रति 100 उसमें कितना ग्राम प्रोटीन होता है? 100 ग्राम में कितने ग्राम प्रोटीन होगा माता के दूध में? तो ये होता है हमारा 1.2 ग्राम। 1.2 ग्राम कितना क्या होता है? प्रोटीन होता है माँ के दूध में। सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की आवश्यकता होती है? यदि सामान्य दृष्टि चाहिए है तो हमें चाहिए पड़ेगा रेटिनॉल। विटामिन ए की आवश्यकता होती है, विटामिन ए की आवश्यकता होती है रेटिनॉल की। पोषण संबंधी विकार को क्या कहा जाता है? जो पोषण से रिलेटेड विकार होता है उसे कहा जाता है कुपोषण। ज्यादा खाओगे कम खाओगे दोनों ही कुपोषण की कैटेगरी के अंतर्गत ही आते हैं, कुपोषण कहलाता है। निम्नलिखित में कौन सा रोग प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण होता है? तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण होता है मरासमस रोग। कौन सा होता है? मरासमस। योजना के अंतर्गत कौन कौन सी सेवाएं दी जाती हैं? तो कौन सी योजना है भैया, उसके अंतर्गत कौन सी सेवाएं दी जाती हैं? पूरक पोषण दिया जाता है, रोग प्रतिरक्षण दिया जाता है, स्वास्थ्य जांच दी जाती है। उपयुक्त सभी ये सभी योजनाओं के अंतर्गत दिए जाने वाली सेवाएं हैं। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? सॉरी, जो जीवन रक्षक हार्मोन है किस ग्रंथि से स्रावित किया जाता है? इसे कहा जाता है एडेनिलिन हार्मोन, और ये एडिनल ग्रंथि से एक सिक्रेट होता है। किससे? एडिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। चेचक रोग किसके कारण होता है? जो चेचक रोग होता है यह मुख्यतः होता है वेरिओला के कारण। कैसे? वेरिओला जो वायरस होता है इसके कारण होता है चेचक। तो चेक करो, ऐसे ऐसे ओ लेके जैसे दाने हो जाते हैं, जैसे वेरिओला वायरस के कारण ये होता है। मांटू परीक्षण किस रोग की जांच के लिए किया जाता है? जो हमारी तपेदिक होती है, टीबी होती है, इसके लिए मांटू परीक्षण किया जाता है। लार में उपस्थित अमाइलेज एंजाइम पाचन करता है। जो अमाइलेज एंजाइम है यह कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। किसका? शर्करा या कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। गर्भ अवस्था के दौरान प्रतिदिन कैल्शियम की कितनी अतिरिक्त मात्रा आवश्यक होती है? तो गर्भ अवस्था के दौरान जो कैल्शियम की अतिरिक्त मात्रा लेनी होती है वो होती है 1 ग्राम। 1 ग्राम पर डे आपको लेना पड़ता है। गर्भ अवस्था में टिटनेस टॉक्साइड की दूसरी खुराक किस सप्ताह में दी जाती है? तो गर्भावस्था के समय टिटनेस टॉक्साइड का टीका लगता है। 2 टीके लगते हैं। पहला के बाद 4 हफ्ते के बाद दूसरी वैक्सीन दी जाती है। और ये दूसरी वैक्सीन है कब लगाई जाती है? तो इसको लगाया जाता है 20 से 24 सप्ताह में। कब? 20 से 24 सप्ताह के बीच में लगाई जाती है दूसरी वैक्सीन। पोषण का वह प्रकार जिसमें शरीर की सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक पोषक तत्वों का सेवन किया जाता है। मतलब सामान्य वृद्धि के लिए
आवश्यक मात्रा से अधिक पोषक तत्व लेने होते हैं, ये लेते हैं पोषक तत्वों का अधिक सेवन कहा जाता है। क्या? पोषक तत्वों का अधिक सेवन। मनुष्यों में आपच किसके कारण होती है? जो मनुष्य हैं उनमें आपच की जो प्रॉब्लम होती है वो पेट में अत्यधिक जो अम्ल होते हैं उनके कारण, अम्ल के निर्माण से मनुष्य में आपच होती है। कार्बोहाइड्रेट्स पाचन के अंतिम उत्पाद क्या होते हैं? जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका अंतिम उत्पाद क्या होता है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ये सब कार्बोहाइड्रेट के पाचन के अंतिम उत्पाद होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। भूख लगने पर व्यक्ति सबसे पहले उपयोग करता है, यदि किसी व्यक्ति को भूख लगी है तो सबसे पहले किसका उपयोग करता है? वह ग्लाइकोजन का उपयोग करता है। समेकित बाल विकास योजनाएं, सेवाएं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम का आरंभ कब हुआ था? इसको प्रारंभ किया गया था 2 अक्टूबर 1975 में। आईसीडीएस योजना 2 अक्टूबर 1975 में प्रारंभ की गई थी। नवजात शिशु की भूख मिटाने के लिए आवश्यक दूध कौन सा होता है? जो नवजात शिशु होते हैं तो भूख मिटाने के लिए जो सबसे आवश्यक पदार्थ होता है उसे कहा जाता है हिंड मिल्क। क्या? हिंड मिल्क कहा जाता है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित होता है? जो अधिकतम पोषक तत्व होते हैं रक्त में छोटी आंत से अवशोषित होते हैं। कहाँ से? छोटी आंत अवशोषित होते हैं। स्वेदन निम्नलिखित में से किसके लिए महत्वपूर्ण होती है? जो स्वेदन मतलब जो पसीना आना होता है वो शरीर के तापमान को विनियंत्रित करने के लिए आवश्यक होती है। गर्भाशय की कौन सी परत मासिक चक्र के दौरान बाहर आ जाती है? तो इसे कहा जाता है एंडोमेट्रियम। क्या? एंडोमेट्रियम जो झिल्ली होती है वो मासिक चक्र के समय बाहर आ जाती है। हेपेटाइटिस रोग मनुष्य के किस अंग को क्षतिग्रस्त करता है? जो हेपेटाइटिस रोग है यह यकृत को प्रभावित करता है। किसको? यकृत को प्रभावित करता है। अग्नाशय स्त्रावित करता है। जो अग्नाशय है यह स्त्रावित करता है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन है, इसको स्त्रावित करता है। सोमेटोस्टेटिन हार्मोन को सिक्रीट करता है पेनक्रियाज या फिर अग्नाशय। कौन सा वैक्सीन है जो कि गर्भावस्था में निषिद्ध होता है, गर्भावस्था के समय नहीं लगाया जाता? तो ये हो जाएगा हमारा रूबेला, नहीं लगाया जाता। यह थैली जिसमें पित्त रस अस्थायी रूप से संचित रहता है वो कौन सी होती है? ऐसी थैली जिसमें पित्त रस अस्थायी रूप से रहता है उसे कहा जाता है पित्ताशय। क्या कहा जाता है? पित्ताशय कहा जाता है। प्रसव के समय स्त्री को किस स्थिति में रखा जाता है? प्रसव के समय लिथोटॉमी में रखा जाता है। किसमें? लिथोटॉमी में। नवजात शिशु की त्वचा पर उपस्थित जो मक्खन जैसा पदार्थ होता है इसे क्या कहा जाता है? तो मक्खन जैसे पदार्थ को कहा जाता है वेनिक्सिकोजियोला, वेनिक्सिकोजियोसा कहा जाता है। वेनिक्सिकोजियोसा कहा जाता है मक्खन जैसे पदार्थ को। रक्त शर्करा का सामान्य स्तर से ऊपर उठना ये बढ़ना जाना जाता है। जो रक्त शर्करा है इसमें यदि सामान्य से ऊपर उठ गई तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे मधुमेह कहा जाएगा और इसे हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाएगा। हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है। मातृक गर्भस्थ शिशु के अधिक जोखिम के मामले किसके द्वारा ज्ञात किए जा सकते हैं? तो माता है और गर्भस्थ शिशु है उसके अधिकतम जोखिम है, इनको ज्ञात किया जाता है कार्डियोटोकोग्राफ से ज्ञात किया जा सकता है। निषेचित डिंब कितना समय बीत जाने पर अंतः स्थापना के लिए जिम्मेदार रहता है? तो जो निषेचित डिंब है कितने समय के बाद अंतः स्थापना के लिए जिम्मेदार रहता है? ये है 6 से 7 दिन के लिए। 6 से 7 दिन के लिए जिम्मेदार रहता है। स्वस्थ सुपोषित माताओं के शिशुओं का वजन कितना होता है? जो स्वस्थ सुपोषित माताएं होती हैं उनके बच्चे का वजन होता है 3.5 किलोग्राम। माँ के दूध में पाया जाने वाला एक विशिष्ट पदार्थ जो कि बच्चों की आंत में ग्लाइकोबैसिलस बाइफिड
बैक्टीरिया की वृद्धि के लिए प्रेरित करता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है वीफिड्स कारक। वीफिड्स कारक जो कि बच्चों की आंत में होने वाले लैक्टोबैसिलस बाइफिड्स बैक्टीरिया की वृद्धि के लिए प्रेरित करता है, वीफिड्स कारक कहा जाता है। निम्नलिखित में कार्बोहाइड्रेट में पाया जाने वाला तत्व कौन सा नहीं है? कार्बोहाइड्रेट में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता? नाइट्रोजन नहीं पाई जाती। ऑक्सीजन होती है, हाइड्रोजन होती है, कार्बन होती है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं पाई जाती कार्बोहाइड्रेट्स में। खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक, चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक प्रतिरक्षित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अधिक नमक और चीनी के कारण सूक्ष्म जीव की कोशिकाओं का जीव द्रव संकुचन करते हैं। जो सूक्ष्म जीवी होते हैं उनकी कोशिकाओं का जीव द्रव संकुचन करते हैं, नमक और चीनी। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन भी है? ऐसा कौन सा अम्ल है जो कि एक विटामिन की तरह काम करता है? तो ये हो जाएगा हमारा एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड एक प्रकार का विटामिन भी है और अम्ल भी है। हार्मोन एड्रेनलिन, जो हार्मोन एड्रेनलिन है, ये क्या करता है? जब कोई बहुत गुस्से में होता है या चिंतित होता है तो यह तनाव के स्तर के समायोजन में शरीर की सहायता करता है। इसे क्या कहा जाता है? एड्रेनलिन कहा जाता है। कोई व्यक्ति है, गुस्सा है, अब उसका शरीर उसकी जैसे कैसे ढलेगा, तो उसके लिए जिम्मेदार होता है एड्रेनलिन हार्मोन। शरीर को बताने के लिए आंखें लाल हो जाती हैं तो वो सब एड्रेनलिन के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है ना? सीसी मक्खी के कारण क्या होती है? नींद की बीमारी होती है, सही है। मादा एनाफिलीज मच्छर से मलेरिया होता है, ये भी सही है। बालू मक्खी से क्या होती है? काला ज्वर होता है। उपयुक्त सभी सही हैं। एंड अमीवा हिस्टोलिका से कौन से नाम का रोग होगा? तो जो एंड अमीवा हिस्टोलिका है, इसके कारण हो जाएंगे पैचेस। क्या होते हैं? पैचेस हो जाते हैं और ये आंतों को प्रभावित करता है ना। एंड अमीवा हिस्टोलिका किसको प्रभावित करता है? पैच मतलब आंतों को प्रभावित करता है और इससे पैचेस हो जाते हैं। जख्मों के शीघ्र भरने में सहायक होने वाला विटामिन का नाम बताइए। जख्मों को शीघ्र भर देगा तो विटामिन सी भरता है। कौन? विटामिन सी घावों को जल्दी भर देता है। सोयाबीन में कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? जो सोयाबीन होते हैं इसमें पाया जाता है 36.5% प्रोटीन। 36.5% प्रोटीन पाया जाता है। यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडे और रोटी का आहार करता है तो उसे कौन सी बीमारी हो जाएगी? तो उसे हो जाएगी रिकेट्स। क्या हो जाएगी? रिकेट्स की बीमारी हो जाएगी। यदि कोई व्यक्ति, नहीं रिकेट्स नहीं होगी, स्कर्वी हो जाएगी, विटामिन सी की कमी हो जाएगी, है ना। रोटी, अंडे और दूध का ही सेवन कर रहा है तो उसे क्या हो जाएगी? स्कर्वी हो जाएगी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी उसको हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन समूह का भाग है? मतलब विटामिन बी समूह का भाग है ना। पहले आता है हमारे यहाँ थायमीन, सब में है। राइबोफ्लेविन, 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 बायोटिन, पेरिडिन, एस्कॉर्बिक एसिड, ये गलत हो जाएगा। कैल्सीफेरॉल, ये भी गलत हो जाएगा। बायोटिन, रेटिनॉल, ये वाला सही हो जाएगा। थायमीन, राइबोफ्लेविन, बायोटिन और निकोटिनिक एसिड, ये सब विटामिन बी समूह के विटामिन हैं। निम्नलिखित में से किसके अधिक सेवन करने से शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाएगी? किसका अधिक सेवन करोगे तो विटामिन सी की कमी हो जाएगी? तो यदि हम अल्कोहल का सेवन करेंगे तो विटामिन की कमी हो जाएगी। बढ़ते हुए क्रम में मानव शरीर में विद्यमान तत्व बताइए। तो बढ़ते क्रम में बताना है, तो पहले कम फिर ज्यादा फिर ज्यादा। तो कैल्शियम, लोहा, सोडियम और गंधक। कैल्शियम, लोहा, सोडियम और गंधक हमारे शरीर में विद्यमान तत्व हैं। किसी वयस्क कामगार के लिए एक दिन के संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट खाद्य एवं कुल प्रोटीन खाद्य, उत्कृष्ट और निम्न दोनों ही का क्रम तौला जाता है। तो ये होंगे हमारे 600 ग्राम से 420 ग्राम। देखो, कोई बहुत मतलब कोई वयस्क है, कामगार है, उसके लिए प्रतिदिन कितना आहार की आवश्यकता होगी? तो कार्बोहाइड्रेट 600 ग्राम चाहिए है और प्रोटीन 420 ग्राम।
मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? जो विटामिन ए है उसका संचय किया जाता है यकृत में। कहाँ पर? यकृत में किया जाता है। आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता क्योंकि इसमें आभा होता है। जो दूध होता है पहले संतुलित मानते थे लेकिन अभी संतुलित नहीं माना जाता क्योंकि इसमें आयरन और विटामिन सी की कमी होती। क्या होती? आयरन नहीं होता और विटामिन सी नहीं होता। इंसुलिन निम्नलिखित में से कौन सी धातु होती है? जो इंसुलिन है इसमें पाया जाता है जस्ता। क्या पाया जाता है? जस्ता रहता है। इंसुलिन सस्ता नहीं मिलता इसलिए तो इसमें पाया जाता है जस्ता। इंसुलिन में पाया जाता है जस्ता। माँ का दूध शिशु के लिए लाभदायक होता है क्योंकि जो माँ का दूध होता है शिशु के लिए लाभदायक होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे एंटीबॉडीज होते हैं। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त दूध में पाए जाने वाले अन्य पौष्टिक तत्व कौन से हो जाएंगे? तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अलावा दूध में पाया जाने वाला जो पदार्थ है उसके अंतर्गत आते हैं हमारे कैल्शियम, पोटेशियम और कोबाल्ट। लोहा नहीं पाया जाता है ना। कैल्शियम, पोटेशियम और कोबाल्ट दूध में पाया जाता है। खसरा बीमारी होती है। जो खसरा है वह एक वायरस की बीमारी है। अंडा उत्तम स्रोत होता है। जो अंडा है किसका? प्रोटीन का उत्तम स्रोत होता है। नेक्स्ट आते हैं व्यायाम के पश्चात कभी कभी हमारी पेशियों में कैम्प्स आने लगते हैं, मतलब खिंचाव उत्पन्न हो जाते हैं। इसका कारण क्या होते हैं? तो हमारी शरीर में जो कैम्प्स आते हैं वह पायरुवेट का लैक्टिक एसिड में परिवर्तन होने के कारण आते हैं। जो पायरुवेट एसिड होता है उसका लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन होने के कारण हमारी मांसपेशियों में कैंप्स आते हैं। कौन सा रोग संक्रमण के कारण होता है? संक्रमण के कारण होने वाली बीमारी के अंतर्गत आता है हमारा डिप्थीरिया। किस रोग का विषाणु सबसे छोटा होता है? मतलब ऐसा कौन सा रोग है जिसका विषाणु बहुत छोटा सा होता है? तो इसे होता है हमारा पोलियो माइलिटिस। पोलियो माइलिटिस यह विषाणु का सबसे छोटा तत्व होता है। पोषण विज्ञान के पिता हमें किसको जानते हैं? जो पोषण विज्ञान है उनके पिता कहलाते हैं लेवोर्जियस। लेवोर्जियस को कहा जाता है पोषण विज्ञान के पिता। लेवोर्जियस। जीवाणुओं में से मानव जाति के लिए लाभकारी कौन सा जीवाणु है? तो ऐसा जीवाणु जो कि मानव जाति के लिए लाभकारी हुआ तो ये पेनिसिलियम जीवाणु है। इससे पेनिसिलिन दवाई बनती है ना। और दूसरा क्या है? जीवाणु खुले घाव से होकर शरीर में प्रवेश करता है तो ये हो जाएगा टिटनेस का। उल्टी और दस्त लगने पर शरीर के निर्जलीकरण के दौरान निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? जब उल्टी और दस्त होते हैं तो शरीर का निर्जलीकरण हो जाता है और इसमें हो जाते हैं सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। निम्नलिखित में से वह संक्रामक रोग कौन सा होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सीधे नहीं फैलता? मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सीधे नहीं जाता। ये हो जाता है हमारा टिटनेस। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता। जबकि सार्स होता है, मीजल्स होता है और जो फुसफुसीय टीबी होती है, क्षय होता है, ये भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? जो निमोनिया होता है यह फेफड़ों को प्रभावित करता है। किसको? फेफड़ों को प्रभावित करता है। कृत्रिम गर्भाधान के लिए शुक्राणु का संग्रहण कहाँ पे किया जाता है? जो शुक्राणु होते हैं उनका द्रव नाइट्रोजन में संग्रहण किया जाता है। द्रव नाइट्रोजन में। एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस किसकी विधि का नाम है? जो एमनियोसेंटेसिस है यह एक प्रकार की विधि होती है जिसमें गर्भ में शिशु स्वास्थ्य की दशाओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। एमनियोसेंटेसिस गर्भ में शिशु के स्वास्थ्य की दशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा रोग दुग्ध संचरित नहीं होता? दुग्ध के द्वारा नहीं जाता है, ऐसा कौन सा रोग हो जाएगा? ये है हमारा टिटनेस जो दूध से नहीं फैलता। शिशुओं में दस्त होने का निम्नलिखित में कौन सा कारण नहीं है? बच्चों में यदि दस्त हो रहे हैं तो कौन सा कारण नहीं होगा?
तो यदि बैक्टीरियल और वायरस से संक्रमण होगा तो दस्त लग जाते हैं। वसा और प्रोटीन को अधिक मात्रा में लेना, ये क्या है, दस्त के कारण नहीं होता। एलर्जी से दस्त लगते हैं, वसा और प्रोटीन की अधिक मात्रा में लेने से दस्त नहीं लगते हैं। परिवार नियोजन शिविर की सफलता हेतु आवश्यक क्या होगा? जो परिवार नियोजन शिविर हैं उनकी आवश्यकता होती है अभियान का समुचित प्रचार, अधिकांश समुदाय की सहभागिता, लक्ष्य और उद्देश्य की स्पष्टता। उपयुक्त सभी परिवार नियोजन शिविर की सफलता हेतु आवश्यक हैं। स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं योजना समिति को किस नाम से जाना जाता है? स्वास्थ्य सर्वेक्षण और जो योजना समिति होती है उसको जाना जाता है मुदालियर कमेटी के नाम से। जो स्वास्थ्य सर्वेक्षण और योजना समिति है इसका नाम जाना जाता है मुदालियर कमेटी के नाम से, उनके द्वारा दिया गया होगा। राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया है? 1958 में। कब? 1958 में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। निम्नलिखित में से परिवार स्वास्थ्य सेवाओं का भाग नहीं है। परिवार स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत क्या नहीं आता? परिवार नियोजन आता है, स्वास्थ्य शिक्षा आती है, पोषण आता है, लेकिन अनुसंधान मतलब रिसर्च ये हमारी स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत नहीं आती। राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य लक्षण क्या है? तो राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम है, इसका मुख्य लक्षण है यह लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है। लोगों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है। गर्भावस्था के अंतिम महीनों में गर्भवती स्त्री को चलने पर दर्द होता है, यह किस जोड़ की सीमित हलचल के कारण होता है? ये होती है, इसमें को थोड़ा सा नीचे आने दो, सिम्फेसिस प्यूबिक के कारण। सिम्फेसिस प्यूबिक में यदि कम हलचल होती है तो गर्भवती महिला को चलने में दर्द होता है। हिब या एच इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन निम्नलिखित में से किस बीमारी की रोकथाम के लिए लगाई जाती है? तो इसको लगाया जाता है मेनिंजाइटिस के लिए, निमोनिया के लिए और इपीग्लॉटिस के लिए। उपयुक्त तीनों के लिए। हिब एच इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन है, यह मेनिंजाइटिस, निमोनिया और इपीग्लॉटिस बीमारी के लिए लगाई जाती है। विश्वव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम में निम्नलिखित में से किस रोग को शामिल नहीं किया गया था, है ना? विश्वव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत टिटनेस था, हेपेटाइटिस नहीं था, डिप्थीरिया था और पोलियो था, डिप्थीरिया था, टिटिस था, लेकिन हेपेटाइटिस को विश्वव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया था। बी बैक किस रोग को नियंत्रण करने में सक्षम होता है? जो बी बैक है यह हेपेटाइटिस को क्या करता है? कम करने, नियंत्रित करने के लिए काम करती है वैक्सीन। कौन सी मेडिसिन जन्मजात विकलांगता प्रकट कर सकती है? जन्मजात विकलांगता को प्रकट करने वाली होती है थैलिडोमाइड्स, टेट्रासाइक्लिन और बार्बिचुरेट्स। उपयुक्त सभी। यदि ये तीनों टैबलेट लेते हो तो बच्चे को क्या हो सकती है? जन्मजात विकलांगता हो सकती है। टेट्रासाइक्लिन, बार्बिचुरेट्स और थैलिडोमाइड्स, उपयुक्त तीनों। पूर्ण गर्भ अवस्था के दौरान स्त्री के वजन में लगभग कितनी वृद्धि होती है? तो 12 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। भ्रूण विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की आपूर्ति की जाती है? जो भ्रूण है उसके लिए की जाती है प्लेसेंटा के द्वारा। और प्लेसेंटा को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे कहा जाता है अप्रोपोशिका। अप्रोपोशिका के कारण। गर्भ की हलचल माता के द्वारा पहली बार किस सप्ताह में महसूस की जा सकती है? तो इसको महसूस किया जा सकता है 16 से 20 सप्ताह में। श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? श्वेत प्लेग को जाना जाता है मुख्यतः क्षय रोग से। क्या? क्षय रोग से। प्लेग था काली बीमारी है ना, तो वो काला काला क्या हो गया? सफेद हो गया, क्षय हो गया। क्षय रोग की जाना जाता है श्वेत प्लेग के नाम से। निम्नलिखित में से किस शिशु में हाइपोकैल्सीमिया की स्थिति पैदा हो सकती है? तो हाइपोकैल्सीमिया मतलब कम हो गया है ना, कैल्शियम कम होगा। किस व्यक्ति में या किस बच्चे में हो सकता है ये? तो मधुमेही वाली माता के शिशु में हो सकता है, स्तनपान नहीं कराने वाली शिशु में हो सकता है, और समय के मान से हल्के शिशु के लिए ये हाइपोकैल्सीमिया की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
परखनीली शिशु के संबंध में तथ्य बताइए। जो परखनीली शिशु होता है उसके अंतर्गत आता है अंडे का निषेचन माँ के शरीर के बाहर किया जाता है। मातृक एवं गर्भस्थ शिशु के अधिक जोखिम के मामले में किसके द्वारा ज्ञात किया जा सकता है? तो कार्डियोटोकोग्राफ से। कार्डियोटोकोग्राफ से हम माता और शिशु के जोखिम के मामले ज्ञात किए जा सकते हैं। निषेचित अंडिम्ब कितने समय बीत जाने पर अंतः स्थापना के लिए जिम्मेदार होता है? तो 6 से 7 दिन के अंदर ये निषेचन या स्थापना के लिए जिम्मेदार हो जाता है। स्वस्थ सुपोषित माताओं के शिशु का वजन होता है 3.5 किलोग्राम। माँ के दूध में पाया जाने वाला एक विशिष्ट पदार्थ जो कि बच्चों की आंत में लैक्टोबैसिलस वाइफिट्स बैक्टीरिया की वृद्धि के लिए प्रेरित करता है, ये हो जाएगा बिफिट्स कारक। बिफिट्स कारक। स्तनपान लैक्टेशनल एमिनेरिया विधि परिवार नियोजन के लिए कौन सी विधि है? तो ये एक प्रकार की क्या होगी? प्राकृतिक विधि है ना। तो क्या है? प्राकृतिक विधि है। निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी मोटापे के प्रतिकूल प्रभाव होते हैं? यदि मोटापा हो गया तो सब बीमारी हो जाएंगी, लेकिन एक नहीं होगी। तो मोटापे से क्या होता है? हाइपोलिपिडेमिया हो जाता है, अल्प रक्तचाप और हृदय धमनी रोग ये हो जाएंगे, लेकिन नहीं, अल्प रक्तचाप नहीं होगा, है ना। ग्लूकोज असहायता हो जाएगी, ब्लड प्रेशर कम नहीं होता। यदि मोटापा है तो हाइपर लिपिडमिया हो जाएगा, ग्लूकोज असहायता हो जाएगी और धमनी रोग हो जाएगा, हृदय धमनी रोग हो जाएगा। बच्चों में तीव्र ध्वनि युक्त श्वास होना, खांसी, छाती का अंदर धस जाना किस बीमारी के लक्षण होते हैं? तो ये सब हो निमोनिया के लक्षण। क्या है? निमोनिया के लक्षण होते हैं। तीव्र खांसी हो रही है, सांस तेज ले रहा है, छाती अंदर धस गई है, इसे निमोनिया के रोग के लक्षण है ये। पांचवी बीमारी को किस नाम से भी जाना जाता है? जो पांचवी बीमारी है इसको किस नाम से जाना जाता है? इसे कहा जाता है एरिथेमा इन्फेक्टियोसम। एरिथेमा इन्फेक्टियोसम पांचवी बीमारी कहलाती है, सबको इन्फेक्ट कर देगी। निम्नलिखित में कौन सा एक संचारी रोग है? संचारी रोग मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाएगा, ये हो जाएगा पर्ट्यूसिस। धात्री स्त्री के पोषक तत्व आवश्यक भी गर्भवती स्त्रियों के समान ही बढ़ जाती है केवल एक उत्पाद के साथ। मतलब एक अपवाद है, ऐसा कौन सा अपवाद है जिसकी मात्रा गर्भ अवस्था में नहीं बढ़ती या धात्री मात्रा में नहीं बढ़ती? वो है ऊर्जा की आवश्यकता नहीं बढ़ती। निम्नलिखित में से क्या छोटी बूंदों संक्रमित धूल के अंतः श्वसन के द्वारा संचारित होता है? ये होता है हमारा क्षय रोग। अतिशय के कारण मृत्यु का सबसे आम कारण क्या है? अतिशय हो गया है, उसके कारण मृत्यु हो गई है। इसमें मुख्य कारण क्या होगा? निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन के कारण मृत्यु हो जाती है। मधुमेह जो कि केवल गर्भ अवस्था में देखी जाती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है गर्भवती मधुमेह। प्रोटीन कैलोरी कुपोषण के कारण क्या होगा? मरासमस हो जाएगा। आदर्श रूप से जब एक शिशु अपने जीवन का 1 वर्ष पूर्ण कर लेता है तो उसके शरीर का वजन 1 वर्ष की आयु पर कितना हो जाएगा? तो जन्म के समय से 3 गुना। नव दुग्ध माँ के दूध में पाया जाने वाला आयरन युक्त प्रोटीन क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है लैक्टोफेरिन। लैक्टोफेरिन कहा जाता है। नया दूध या माँ के दूध में पाया जाने वाला आयरन युक्त प्रोटीन को कहा जाता है लैक्टोफेरिन। बारी पंचवर्षीय योजना किस वर्ष समाप्त हुई थी? तो बारी पंचवर्षीय योजना 2017 को समाप्त हुई थी। बाहरी कार्यक्रम हेतु छोटी मात्रा में टीके ले जाने के लिए उपयोग किया जाने वाला जो उपकरण है उसे क्या कहा जाता है? तो बाहर कार्यक्रम यदि चला रहे हो टीकाकरण का तो टीकों को ले जाने के लिए जो उपकरण होता है उसे कहा जाता है वैक्सीन कैरियर। क्या कहा जाता है? वैक्सीन कैरियर कहा जाता है। क्वासिओर का रोग किस कारण से होता है? जो क्वासिओर का रोग है यह प्रोटीन की कमी से होता है और जिसमें कैलोरी की कमी नहीं होती। यदि कैलोरी कम हो जाएगी तो मरासमस हो जाएगा, लेकिन प्रोटीन की कमी है उसे क्वासिओर कहा जाएगा।
एक कैलोरी डैश जूल के बराबर होती है। तो कैलोरी एनर्जी होती है वो कितने जूल के बराबर होती है? 4.184 जूल के बराबर होती है। तो एक कैलोरी बराबर होती है 4.184 जूल। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए पोषण का क्या महत्व होता है? जो 5 वर्ष हैं उससे छोटे बच्चों के लिए पोषण का महत्व होता है। बच्चों की तेजी से वृद्धि एवं विकास के लिए पोषण आवश्यक होता है। इसके साथ हमारे 1200 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। 1600 क्वेश्चन की सीरीज है। यदि फ्रेंड्स आपको 1600 क्वेश्चन एक साथ चाहिए, यदि आपके एग्जाम जल्दी है, तो प्लीज हमें कमेंट कर दीजिए आपके एग्जाम की डेट, हम आपके लिए सारे क्वेश्चंस की लिंक सेंड कर देंगे। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।